दोस्तों इस वीडियो से पहले मैंने आप लोगों को अगला वीडियो में बेहतर तरीके से मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों का न्यूमेरिकल का सारा क्वेश्चन बता दिया हूं, जो आपका 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है या 5 मार्क्स में अगर किस प्रकार से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारा चीज मैंने बेहतर तरीके से बता दिया हूं। जो भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है मेरे दोस्तों, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और मेरे भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हमारा 16 मार्क्स है वो अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। तो फाइनली मेरे भाई आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं सब्जेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन है सर, व्यावसायिक बैंक जिसे हम लोग कम्युनिकल बैंक कहते हैं, इसका क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या विशेषता है। तो पहला विशेषता है मेरे भाई कि व्यावसायिक बैंक मुद्रा में लेन देन करता है, यानी जो हमारा व्यावसायिक बैंक होती है, जो हमारा कम्युनिकल बैंक होती है मेरे भाई, वो हमारा मुद्रा का लेन देन करता है। मतलब हम जमा भी कर सकते हैं और हम वहां से निकाल भी सकते हैं। पहला क्वालिटी इसका ये है। दूसरा क्वालिटी सर, बैंक का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, और बैंक का उद्देश्य होता है जो हमारा कमर्शियल बैंक है, इसका एक ही मोटो होती है कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा मेरे दोस्तों हम प्रॉफिट निकाल सके। स्टूडेंट्स जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई कि कितना ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक हम इस वीडियो को पहुंचा सके, इसी तरह से जो हमारा व्यावसायिक बैंक होती है, इनका जो मकसद होता है कि कितना ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, यानी हम लाभ अर्जित कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट में सर, बैंक जनता से ऋण देने के उद्देश्य से जमा प्राप्त करता है। बैंक जो है जनता से ऋण देने के उद्देश्य से जमा प्राप्त करता है। इसका मतलब मेरे भाई जो हमारा व्यावसायिक बैंक है, ये छोटे छोटे किसान भाइयों को, छोटे छोटे कुटीर उद्योग को मेरे भाई ये ऋण प्रदान करती है, ताकि वो अच्छी तरह से अपने आर्थिक विकास को मजबूत कर सके। चौथा पॉइंट में बताया गया था, व्यावसायिक बैंक साख सृजन करता है, सृजन का कार्य करती है। जो हमारा व्यावसायिक बैंक है, मान के चलिए ये कोई हमारा व्यावसायिक बैंक है, और व्यावसायिक बैंक मेरे दोस्तों शाख यानी ब्रांच का निर्माण करती है। जैसे गांव में आप जाएंगे मेरे भाई तो देखेंगे व्यापारिक बैंक, ठीक है, तो यहाँ पे आपका शाख का निर्माण करती है कौन, हमारा व्यावसायिक बैंक। यह आपका पहला काम है। व्यावसायिक बैंक मुद्रा से लेन देन करती है। बैंक का उद्देश्य होता है, व्यावसायिक बैंक का उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करना। तीसरा पॉइंट में मैंने बताया, बैंक जनता से ऋण देने के उद्देश्य से जमा करता है। जो हमारा व्यावसायिक बैंक है, ये जनता को मेरे दोस्तों छोटे मोटे उद्योग को चलाने के लिए, छोटे छोटे उद्योग क्रिएट करने के लिए ये छोटा छोटा ऋण प्रदान करती है अल्पकाल के लिए। फिर हमारे आता है सर, व्यावसायिक बैंक और शाख सृजन करता है। व्यावसायिक बैंक अलग अलग ब्रांच का निर्माण करवाते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट था मेरे दोस्तों, कहा गया क्या पांचवा पॉइंट में कि व्यावसायिक बैंक व्यावसायिक संस्था के रूप में मांग जमा पैदा करती है, और यह जमा विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये 5 मुद्दा जो है ये हमारा व्यावसायिक बैंक का मुद्दा है, जो हम सभी को मेरे दोस्तों अच्छी तरह से पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि मुद्रा क्या है और मुद्रा का क्या क्या कार्य है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। रेपो रेट, रेपो दर क्या है, यह भी आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के आपके पेपर में आएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि केंद्रीय बैंक के कार्य क्या है। सेंट्रल बैंक, याद रखना मेरे भाई, सेंट्रल बैंक का क्या काम है। तो बताएंगे सर, सेंट्रल बैंक जो हमारा काम होती है ना मेरे दोस्तों, याद रखना है, सेंट्रल बैंक को हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक को हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, आरबीआई, ठीक है, आरबीआई। पहला है सर पॉइंट में कि केंद्रीय बैंक शाख नियंत्रण का काम करता है। जो हमारा सेंट्रल बैंक है ना मेरे भाई, याद रखना है, जो हमारा सेंट्रल बैंक होती है वो शाख का निर्माण करती है। जैसे ये एसबीआई को दिया है पैसा, ये जैसे हमारा बैंक ऑफ इंडिया को दिया है, मान के चलिए हमारा बैंक ऑफ इंडिया को दिया है, या आईसीआईसी बैंक को दिया है, ठीक है। ये अलग अलग बैंकों को मेरे दोस्तों क्या करती है, हमारा शाख का नियंत्रण करती है, कंट्रोल करता है। याद रखना है, हमारा जो आरबीआई है मेरे दोस्तों, याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग अलग बैंकों को मेरे दोस्तों ऋण प्रदान करती है, ठीक है। इसके बाद आता है सर, केंद्रीय बैंक नोट निर्गमन का कार्य करती है। जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये स्वयं मेरे दोस्तों नोट का सृजन करती है, नोट का उत्पादन करती है, नोट का उत्पत्ति करती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट में था सर, केंद्रीय बैंक सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करती है। जो हमारा केंद्रीय बैंक है, ये सरकार का एजेंट के रूप में भी कार्य करती है। याद रखना है, जो हमारा, फिर से कह रहा मेरे भाई कि जो हमारा केंद्रीय बैंक है वो हमारा सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करती है। ये एक प्रकार का देखा जाता है, जो मेरे भाई एजेंट का ही कार्य कर रहा है। चौथा पॉइंट में था सर, केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति का संचालन करता है। जो हमारा केंद्रीय बैंक है, ये हमारा मौद्रिक नीति का क्या करती है मेरे दोस्तों, संचालन करती है। तो मेरे भाई आप लोगों के पास अगर ये क्वेश्चन आ जाए 3 मार्क्स का
कि केंद्रीय बैंक क्या है, केंद्रीय बैंक का कार्य क्या है, तो आप ये 4 पॉइंट को डिनोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही 4 पॉइंट है मेरे दोस्तों जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। ओके, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर मुद्रा की परिभाषा दे। अगर ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि मुद्रा की परिभाषा दे, यानी मुद्रा क्या है, तो मेरे दोस्तों आप क्या कहेंगे? पैसा जिससे हम सामान खरीदते हैं वो हमारा मुद्रा है। देखिए हमारे इकोनॉमिक्स के भाषा में मुद्रा का परिभाषा कैसा होती है? मुद्रा एक ऐसी वस्तु है, मुद्रा भी एक प्रकार का क्या है मेरे भाई? वस्तु है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे विनिमय के माध्यम मूल्य का मापन, मूल्य का संचयन तथा मूल्य के हस्तांतरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन दिया है मेरे दोस्त मुद्रा का कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है। मुद्रा क्या है मेरे भाई? एक ऐसी वस्तु है। फिर से कह रहा हूं कि मुद्रा क्या है? मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे विनिमय के माध्यम, जिससे हम लोग विनिमय के माध्यम मतलब लेन देन, मुझे मान के चलिए गैस पेपर खरीदना है तो दुकानदार मुझे गैस पेपर देंगे, उसके बदले में मैंने 50 रुपया दूंगा, ये हमारा क्या हो गया? लेन देन हो गया। वही कह रहा है कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे विनिमय के माध्यम मूल्य का मापन, क्या होता है मेरे भाई? मूल्य का मापन, मूल्य का संचयन, और एक होता है हमारा मूल्य का संचयन तथा मूल्य के हस्तांतरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। तथा हमारा मूल्य के हस्तांतरण के रूप में, मूल्य का हस्तांतरण का मतलब होता है मेरे दोस्तों दिल्ली का पैसा अब झारखंड में उठा सकते हैं, झारखंड का पैसा अमेरिका भेज सकते हैं, ये हमारा मूल्य का क्या होती है? हस्तांतरण होता है, इसे हम स्वीकार कर सकते हैं। ये है सर हमारा मुद्रा की परिभाषा, ना कि पैसे से हम सामान खरीदे वो हमारा मुद्रा हो गया, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आइए सर, मौद्रिक नीति क्या है भाई? अब क्वेश्चन आती है मेरे दोस्त कि हमारा मौद्रिक नीति क्या होती है, तो मेरे भाई मौद्रिक नीति के बारे में बात करते हैं। आइए, मौद्रिक नीति वह नीति है जो हमारा मौद्रिक नीति है, यह वह नीति है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक अथवा मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक, अभी मैंने केंद्रीय बैंक का कार्य बताएं या नहीं, जो नोट का स्वयं सृजन करती है, नोट का स्वयं उत्पादन करती है, यह बैंकों का बैंक कहलाता है, मैंने अभी जस्ट बताया। तो वही कह रहा है कि मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रण करता है। मौद्रिक नीति क्या है मेरे भाई? जैसे मान के चलिए आप 5 लाख रुपए का लोन लिए हैं बैंक से, तो बैंक वाला आपको यूं ही मुंह उठा के पैसा नहीं देंगे, बैंक वाला आप पर रेट लगाएंगे, 5%, 10%, 20%, कुछ भी रेट लगाएंगे। तो इस रेट का देखरेख करने का व्यक्ति को ही हम लोग बोलते हैं क्या मेरे भाई? मौद्रिक नीति। याद रखना, मौद्रिक नीति, पॉलिसी बोलते हैं भाई नीति को। ठीक है, वही कह रहे हैं मेरे भाई कि मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना है। इसका जो उद्देश्य होती है मुद्रास्फीति को क्या होती है मेरे शेर शरीरों? मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना होता है। आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, अब इसमें क्या आता है मेरे भाई? जो आर्थिक स्थिरता होती है इसको बनाए रखना और विकास को प्रोत्साहित करना। आर्थिक स्थिति को मेरे भाई, स्थिरता को बनाए रखना और विकास करना। आपको मैं पैसा दिया हूं, आपको मैं लोन दिया हूं, मैं मान कर चलता हूं कि आप मुझे 10% इंटरेस्ट देंगे, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा आप ये सोचिए कि हम अपने पैसा को कैसे डबल करें, कैसे ट्रिपल करें, कैसे हम अपने पैसा जिस मकसद से लिया हूं उसको कैसे विकास की ओर लेकर जाएं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या मेरे भाई? मौद्रिक नीति। अब बात करते हैं सर मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। अब बात करते हैं सर, अभी मैंने डेफिनेशन दिया कि मुद्रा क्या है। ओके, अब बात करते हैं सर मुद्रा के कार्य क्या है। तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य मुख्य कार्य भी कहा जाता है। मुद्रा का जो हमारा प्राथमिक कार्य है, मुद्रा के प्राथमिक कार्य को ही हम लोग मुद्रा का मुख्य कार्य, मुख्य का मतलब मैन कार्य के रूप में भी हम लोग कहा जाता है भाई। इसके अंतर्गत मुद्रा के 2 महत्वपूर्ण कार्य आते हैं, याद रखना है। इसके अंतर्गत मुद्रा, जो हमारा मुद्रा है, इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य आते हैं, जैसे विनिमय का माध्यम एवं मूल्य का मापक। विनिमय का माध्यम मतलब हम अपने पैसे से सामान खरीद सकते हैं, ये हमारा विनिमय का माध्यम हो गई। ठीक है, जैसे हम सामान बेच रहे हैं, कोई खरीदने के लिए आए, वो पैसा दिए, हम सामान दे दिए, ये हमारा क्या हो गया? विनिमय का माध्यम। ओके, अब बात करते हैं सर हमारा मूल्य का मापक क्या है। मैं गया दुकान, मैं दुकान में कहा कि मुझे 10 किलो आटा चाहिए, वो मुझे माप कर देंगे, समझ में आ रही है ना? वो मुझे क्या करेंगे? माफ कर देंगे 10 केजी आटा, उसके बदले में मैं पैसा दूंगा। इसको हम लोग बोलते हैं मूल्य का मापक। ठीक है, को सम्मिलित किया जाता है जो मुद्रा द्वारा प्रत्येक देश में संपादित किए जाते हैं। ये हमारा मुद्रा के प्राथमिक कार्य है। याद रखना, मुद्रा
क्या है मुद्रा के प्राथमिक कार्य, क्या है मुद्रा के कौन कौन सा कार्य है। ये क्वेश्चन आपने पेपर में एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस चीज को याद रखिएगा। अब आते हैं सर समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति से आप क्या समझते हैं। सर समग्र मतलब होता है मेरे समूह, समग्र का मतलब क्या होता है मेरे भाई, याद रखना है, समूह याद रखना है। तो समग्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मांग को समग्र मांग कहा जाता है। सम मतलब इससे पता चलता है मेरे भाई कि सभी के लिए, है ना। वही कह रहे हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की कुल मांग को समग्र मांग कहा जाता है। मेरे बात को फिर से सुनिए, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की कुल मांग को समग्र मांग कहा जाता है। अब आते हैं सर समग्र पूर्ति क्या है। देश के समस्त उत्पादकों, जो हमारा उत्पादक कर रहे भाई, बड़े बड़े फैक्ट्री जो उत्पादक कर रहे है ना, प्रोडक्शन कर रहे के द्वारा की जाने वाली वस्तुएं एवं सेवाओं की कुल पूर्ति सामूहिक अथवा समग्र पूर्ति कहलाती है। अब थोड़ा सा इसको मेरे दोस्तों दो नजर में देखिएगा तो आपको अच्छा तरह से मेरे भाई ये याद हो जाएगी। और जैसे यहाँ पे देख पा रहे ना, ऐसे ही आपके पेपर में भी क्वेश्चन आएगी, डोंट वरी, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। अब आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है मेरे भाई। अब हमें बात करता हूं एमपीसी का नाम सुने होंगे भाई, है ना, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, है ना, याद रखना सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो आइए सर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत, एक आता है सर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, एक आता है सर सीमांत बचत प्रवृत्ति, दोनों का डेफिनेशन देखते हैं। और अभी जो हमारा साइंस और जो हमारा कॉमर्स का एग्जाम हुई है ना, दोनों का रिलेशन पूछा गया था, एमपीसी और एमपीएस का रिलेशनशिप पूछा गया था, संबंध पूछे गए थे, ठीक है, वो भी मैं करवाने वाला हूं, डोंट वरी। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, तो कुल आय में परिवर्तन होने से कुल उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। एक फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट इंडिकेट किया था भाई कि एमपीसी, अभी मैंने आप लोगों को नंबरिकल क्वेश्चन बताया था ना, जो भी स्टूडेंट्स नंबरिकल का सेट नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से नंबरिकल का सेट को देख लेंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे भाई, जाकर आप अच्छी तरह से देख ले, ठीक है। कहता है मेरे भाई एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी कंजप्शन डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। इस चीज को याद रखना है। क्या रहा है, कुल आय में परिवर्तन होने से कुल उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। अगर मेरे भाई कुल हमारा आय बढ़ रही है और हमारा सीमांत उपभोक्ता घट रही है, या हमारा आय घट रही है हमारा सीमांत उपभोक्ता भी घट रही है, ये दोनों चीज को ही मेरे दोस्त यहाँ पे क्या किया जाता है, देखा जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं कि कुल आय में परिवर्तन होने से कुल उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप सभी को यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, डोंट वरी भाई। चलिए सर अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं सर। अगला है सीमांत बचत प्रवृत्ति। अभी हम बात कर रहे थे एमपीसी के बारे में, अब बात करते हैं एमपीएस क्या है मेरे भाई। तो एमपीएस का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है मेरे भाई, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। क्या है सर, वाई का मतलब हमारा आय होता है और एस मतलब होता है हमारा बचत। कहता है कुल आय में परिवर्तन होने से, कुल आय में परिवर्तन होने से कुल बचत में जो परिवर्तन होता है, कुल आय में परिवर्तन होने से कुल बचत में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग याद रखना सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। सिंपल सा फंडा है भाई, एकदम सिंपल सा, आप अच्छी तरह से मेरे भाई इसको याद कर सकते हैं। क्या कहता है कि कुल आय में, क्या कह रहा है फिर से सुनिएगा, इसको मैं सही तरीके से एक बार लिख देता हूं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। कुल आय में परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है, कुल आय में परिवर्तन से कुल बचत में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एमपीएस, सीमांत बचत प्रवृत्ति। ये दोनों क्वेश्चन को मेरे भाई अच्छी तरह से कर लेना है और इसके जो संबंध होती है ना मेरे भाई, वह संबंध को भी आप लोग एक बार अच्छी तरह से डिनोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन आता है सर बाजार मांग तथा सामूहिक मांग में अंतर स्पष्ट करें। अब आते हैं सर कि बाजार मांग और सामूहिक मांग में क्या डिफरेंट है। देखिए मेरे भाई, पहला पॉइंट पे बात करते हैं कि बाजार मांग एक वस्तु की बाजार मांग से संबंधित होता है। बाजार मांग एक वस्तु की बाजार मांग से संबंधित होता है, जबकि सामूहिक मांग का मतलब संपूर्ण। समूह का मतलब क्या भाई, सभी, ग्रुपिंग बोल रहे हैं या नहीं, है ना। समूह का मतलब क्या, ग्रुपिंग, सब कोई इसमें शामिल हो जाएगी। वही कह रहे हैं कि बाजार मांग एक वस्तु की बाजार मांग से संबंधित है, बाजार मांग एक वस्तु की बाजार मांग से संबंधित है, जबकि सामूहिक मांग
का मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मांग से होता है। वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मांग से होता है। अगर मैं दूसरा पॉइंट में बात करूं तो बाजार मांग एक व्यष्टिगत धारणा है। जो बाजार मांग है एक हमारा व्यष्टिगत धारणा है, जबकि सामूहिक मांग के समष्टिगत धारणा है। यानी मेरे भाई बाजार मांग ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है और हमारा सामूहिक मांग हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है। बस इतने याद रखना, ठीक। अगला पॉइंट बात है सर, पॉइंट 3 डिनोट करते हैं मेरे भाई कि बाजार मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। बाजार मांग वक्र का ढाल जो होती है वह ऋणात्मक होता है, जबकि सामूहिक मांग वक्र का ढाल हमेशा धनात्मक होता है। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा कि हमारा बाजार मांग तथा सामूहिक मांग में क्या क्या अंतर है भाई। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सीमांत बचत। यही क्वेश्चन मैं आप लोगों को तब से समझा रहा था कि यह क्वेश्चन कॉमर्स और साइंस के जो अभी एग्जाम हुई है उस एग्जाम में मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 3 मार्क्स का। सुनिएगा, अभी मैंने सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का अलग अलग डेफिनेशन दिया। अब बोल रहे हैं कि सीमांत बचत प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में क्या संबंध है भाई, क्या रिलेशनशिप है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। देखिए बात करते हैं मेरे भाई शानदार तरीके से, कहता है मेरे दोस्तों क्या कि सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच एक सीधा संबंध है। सीधा संबंध नहीं भाई, हम लोग बचपन में ही पढ़ के आए हैं, 1 साल से पढ़ रहे हैं कि एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल टू 1, एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल टू 1, बचपन से ही पढ़ के आ रहे हैं। यस या नो? तो सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच एक सीधा संबंध है। क्या है मेरे दोस्त? एक सीधा संबंध है। इन दोनों का हमेशा योग हमेशा 1 होता है। इन दोनों का हमेशा जो योग होती है मेरे दोस्तों कितना होता है? 1 होता है। इन दोनों का जो योग होती है मेरे दोस्तों वो क्या होता है? हमेशा 1 होती है, जो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा उपभोग में खर्च करता है, इसका अर्थ होती है यदि कोई व्यक्ति अपना आय का कोई एक हिस्सा 10 लाख रुपया 1 लाख रुपया अपने उपभोग के रूप में खर्च करता है तो मेरे दोस्तों बाकी बचा हुआ हिस्सा बचत के रूप में जाता है। मान के चलिए कि मैंने 10 लाख रुपए मेरा बैंक अकाउंट में है, मैंने 1 लाख रुपए खर्चा कर दिया तो ये हमारा एमपीसी कहलाती है। बाकी जो 9 लाख रुपए पैसा है हमारा वो हमारा एमपीएस कहलाता है। याद रखना है। और इसका सीधा सीधा संबंध होता है, टेढ़ा टेढ़ा नहीं, इसका सीधा सीधा संबंध होती है। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्त कि आप लोगों को ये पॉइंट भी बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति में क्या है अंतर। मैंने ये आप लोगों को कर बताया था। ये तो सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से ये सब सारा क्वेश्चन आप लोगों को बता दें कि व्यापार संतुलन क्या है। ये सारी चीज़ों को मेरे दोस्तों अर्थव्यवस्था के केंद्र समस्या, ये एक एक क्वेश्चन को मेरे भाई मैंने आप लोगों को बताया था। बाकी मेरे तरफ से मेरे भाई और कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ नहीं है। बाकी जितना बताया सब्जेक्टिव का, सारा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन मेरे दोस्तों एक एक करके कर लेना है। एक क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, जीडीपी और जीडीएस में क्या अंतर है, जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर होती है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर होती है। मेरे भाई जैसे आप लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का डेफिनेशन पढ़े हैं, ठीक इसी तरह से हमारा जीडीपी और जीएनपी का डेफिनेशन है भाई। देखिए जीडीपी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवा के मौद्रिक मूल्य को बताता है। जीडीपी याद रखना है, ठीक है। अगर जीएनपी की मैं बात करूं, देश में सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजारी मूल्य को बताता है। यह हमारा मौद्रिक मूल्य को बताता है, यह हमारा बाजारी मूल्य को बताते हैं। इसी तरह से मैं अगर पॉइंट 2 देखूं तो जीडीपी एक क्षेत्रीय घरेलू धारणा है। जीडीपी आमतौर पर घर में यूज किया जाता है। जीडीपी एक क्षेत्रीय घरेलू धारणा है जो देश के घरेलू क्षेत्र तक ही सीमित होती है। लेकिन अगर यही चीज अगर मैं जीएनपी की बात करूं तो जीएनपी एक राष्ट्रीय धारणा है। जीएनपी क्या है मेरे भाई? जीएनपी एक हमारा राष्ट्रीय धारणा है जिसका संबंध देश के सामान्य निवासियों के साथ होता है। जिसका संबंध क्या होती है? देश के सामान्य निवासियों के साथ होती है। इसी तरह से एक पॉइंट लिख सकते हैं, जीडीपी इक्वल टू जीएनपी माइनस शुद्ध विदेशी साधन, अर्थात इस धारणा में शुद्ध विदेशी साधन आय शामिल नहीं होता है। इसमें हमारे जीडीपी में विदेशी सामान को हम लोग नहीं शामिल करते। कुछ मंगाएं या अपने देश से किसी को सामान किसी भी देश में जाकर बेच दिए, ये हमारे जीडीपी में शामिल नहीं होता है। लेकिन जीएनपी में मेरे दोस्त इसमें हमारा विदेशी वस्तु को इसमें शामिल किया जाता है। बस इतना डेफिनेशन याद रखना है, ज़्यादा आपको कुछ याद रखना नहीं है। आय चक्रीय प्रवाह, आपको ये सब क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से एक एक करके बताया था कि टिकाऊ वस्तु किसे कहते हैं। टिकाऊ वस्तु एक से अधिक बार प्रयोग में लाई जाती है। टिकाऊ माने क्या भाई? टिकाऊ मतलब क्या बोलते हैं ना, देखो मेरा भाई इतना दिन हो गया
ये हमारा कोट आज तक खराब नहीं हुआ। ये मेरे क्या हो गया, टिकाऊ वस्तु। वही कह रहा है कि टिकाऊ वस्तु से अभिप्राय है कि टिकाऊ वस्तु एक से अधिक बार प्रयोग में लाई जा सकती है, इनका जीवन काल 1 वर्ष से अधिक होता है, जैसे कार, स्कूटर, साइकिल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, टिकाऊ वस्तु हो गए हैं। बाजार के बारे में तो मेरे दोस्तों मैंने डेफिनेशन दिया था। एक अधिकार बाजार की विक्रय विशेषता क्या है? एक अधिकार बाजार, एक आता है सर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या क्या विशेषता है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन याद रखना है कि एक अधिकार बाजार किसे कहते हैं और एक अधिकार बाजार की क्या क्या विशेषता है। देखिए मेरे भाई, इसकी पहले विशेषता है कि एक विक्रेता और अधिक क्रेता, मतलब एक बेचने वाला और बहुत सारा खरीदने वाला। इस मार्केट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं मेरे दोस्तों, क्या खरीदने के लिए, खरीदने के लिए। क्या करते हैं मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग आ जाते हैं यहाँ पे खरीदने के लिए। इस चीज को याद रखिएगा। वही कह रहा है एक अधिकार बाजार की विशेषता है कि एक विक्रेता और अधिक क्रेता, याद रखना है, एक बेचने वाला हो और सब कोई खरीदने वाला हो। ठीक है, इसी तरह से पॉइंट नंबर 2 में याद रखिएगा, निकट स्थापन्न वस्तु का अभाव। निकट स्थापन्न वस्तु का क्या होती है मेरे भाई, अभाव होती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट भी बात करते हैं, नए फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध। नया फॉर्म इसमें नहीं आ सकता है, नया बेचने वाला हमारा एक अधिकार बाजार में नहीं आ सकता है। जैसे मैंने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या बताया था, बहुत सारे खरीदने वाले और बहुत सारे बेचने वाले आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था भी ये, यस या नो, तब बोलेंगे हाँ सर बताए थे। यहाँ पे आप कोई भी बेचने वाला यहाँ पे नहीं आ सकता है, खरीदने वाला आ सकता है लेकिन बेचने वाला यहाँ पे फिर से नहीं आ सकते हैं। मैं बात करूं अगला, एक अधिकारी स्वयं कीमत निर्धारण करती। एक अधिकारी जो है वो स्वयं या अपने मन मुताबिक मेरे दोस्तों कीमत मांगता है, क्योंकि ये बेचने वाला सिर्फ अकेला है। ये बेचने वाला सिर्फ और सिर्फ क्या है मेरे दोस्तों, ये अकेला है। ये कलम का दाम 10 रुपया रख सकते हैं, 2000 रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही कह रहा है कि एक अधिकार स्वयं कीमत निर्धारक है, इसमें दाम को घटाएं या दाम को बढ़ाएं, कोई इसको कुछ भी रोक टोक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। बाजार कीमत, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बाजार कीमत और सामान्य कीमत को एक बार आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर के अकॉर्डिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, पूर्ति के नियम मैंने बताया था भाई, जैसे मांग का नियम मैंने बताया था, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसका मांग घट जाता है, वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसका मांग बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया था हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, दैट इज कॉल्ड अ डिमांड लॉ, मैंने बताया था। इसी तरह से पूर्ति का जो नियम है कि अन्य बातें समान रहने पर जितनी कीमत अधिक होती है उतना ही पूर्ति अधिक होती है, यानी जितना कीमत कम होती है उतना ही पूर्ति कम होती है। इससे पूछा गया पूर्ति का नियम, ये याद रखिएगा। बाजार को परिभाषित करें, ये सब क्वेश्चन अल्पकाल का, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, अल्पकाल दीर्घकाल, ये क्वेश्चन मेरे भाई बार बार पूछे जाते हैं आपके पेपर के अकॉर्डिंग। मांग का संकुचन और मांग का विस्तार में क्या अंतर है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। मांग के नियम अभी मैंने जस्ट बताया, मांग के कीमत लोच, ये सब सारा क्वेश्चन आप लोगों मेरे भाई एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे। अगला वीडियो में लेकर आ रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, जो बहुत ही तबड़तोड़ तरीके से मैं आप लोगों को पेपर के अकॉर्डिंग बताने वाला हूं। फिलहाल बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।